सो गाइज यहाँ पे अभी हम सारी रेशियोज़ को आज करने वाले हैं एमसीक्यू पैटर्न में। तो सबसे पहले दो तरह की रेशियोज़ हैं, एक करंट रेशियो और एक लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। which shows these ratios shows the ability of the enterprise to meet its short term financial obligation। छोटे समय की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को ये रेशियोज दिखाती है। देखो भाई, रेशियो जो आपकी करंट रेशियो क्या है कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं कि हम अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है ना, यही तो करंट रेशियो कह रही है। एंड तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है गाइस? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। क्विक लायबिलिटीज़ कोई नहीं होती। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 12 महीने के अंदर या तो डिसॉल्व हो जाते हैं या अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑपरेटिंग साइकिल भी हर कंपनी की अलग होती है। यूजुअली हम 12 महीने मानते हैं, बट किसी कंपनी की अगर 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है तो उनके 15 महीने से पहले वाले एसेट्स जो डिसॉल्व या फॉर्म चेंज करते हैं वो करंट एसेट्स होंगे, एंड 15 महीने के बाद वाले आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे। ठीक है जी, यानी कि नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद गाइज और सिमिलरली लाइबिलिटीज़ के लिए भी सेम केस चलेगा। क्विक रेशियो जो होती है वो होती है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब आप पूछेंगे क्विक एसेट्स क्या होते हैं, तो वो करंट एसेट्स ही होते हैं माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पहले का जो हमने एकदम ग्लांस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आज का करंट का काम है। तो भाई क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में कि भाई आइडियल करंट रेशियो क्या रहती है? तो आइडियल करंट रेशियो रहती है 2:1। ये आपको याद रखना कि आपके पास 2 गुना एसेट्स होने चाहिए और 1 गुना लाइबिलिटी होनी चाहिए, तो आप अपनी लाइबिलिटी को ईजिली पे ऑफ कर सकते हो। अब अगला 1 मार्कर क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? अगला 1 मार्कर है कि भैया एक सेटिस्फैक्ट्री, देखो यहाँ आइडियल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ सेटिस्फैक्ट्री आपकी लिक्विड रेशियो कौन सी होती है? तो आंसर रहेगा 1:1। तो आंसर क्या रहेगा? 1:1। सेटिस्फैक्ट्री लिक्विड रेशियो कौन सी होगी? 1:1। ठीक है जी, क्लियर है गाइस। इसके बाद एक चीज और, इन्वेंट्रीज, यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन, डज इन्वेंट्री includes loose tools and spare parts? तो आंसर हमेशा ही रहेगा नहीं, इनको हम इन्वेंट्री नहीं मानते। ठीक है, लूज टूल्स होते हैं पेचकस वगैरह हैं, स्क्रू ड्राइवर एंड ऑल। ठीक है जी, स्पेयर पार्ट्स है कुछ, तो इनको हम क्या नहीं मानते? इन्वेंट्री नहीं मानते इन केसेस में। ठीक है ना भाई गाइस, क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क करके हमारे बनते थे। अब क्वेश्चन ऑफ द आवर ये बनता है कि भैया क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी होती है, डायरेक्टली गिवन नहीं होती है। ना डायरेक्टली आपको पता है करंट एसेट्स कौन से होंगे, ना डायरेक्टली आपको ये पता है करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होंगी, क्योंकि दे नहीं रखा। करंट एसेट्स में आपके डेटर्स आते हैं, इन्वेंट्री तो आती है, तो ये सब डायरेक्टली गिवन है, तो आप ऐड करके करंट एसेट्स बना सकते हो। करंट लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, तो ये आप बना सकते हो ईजिली। बट ये सब कुछ गिवन ही नहीं है, दे ही कुछ और रखा है। क्या दे रखा है? दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स, दे रखे हैं टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, डिवेंचर्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखे हैं, वो सब दे रखा है। तो आप कैसे निकालोगे? वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो अब मैं उन सब चीज़ों को एट अ ग्लांस हम एक पर्टिकुलर अभी यहाँ पे हम कवर अप कर लेते हैं, और उनसे आपके अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है ना, आपको एक इतना इंसाइट आपको मिल जाएगा कि आप क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला एक चीज़ है जो कि है वर्किंग कैपिटल क्या होती है गाइस? वर्किंग कैपिटल, तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल गाइस सिंपल सी बात है, करंट एसेट्स
कैपिटल हमेशा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है ना। वर्किंग कैपिटल क्या होगी भाई? करंट एसेट्स माइनस। तो अब मान लो आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है एंड करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का रेशियो गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, दोनों ही गिवन ना हो तो। या करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो आप करंट लाइबिलिटीज निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन इट? नो, दैट्स नाइस। अब इसके बाद क्या है दूसरा गाइज, यहाँ पे दिमाग में रखना क्या है, बैलेंस शीट नाम की चीज़ आपने पढ़ी हुई है। ये मैं क्लास 11 जैसी बैलेंस शीट बना रहा हूँ आपकी, ठीक है ना। अभी आजकल तो चल नहीं रही, 12th क्लास में तो अलग बैलेंस शीट चल रही है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम। ब्रदर यहाँ पे देखो आप बैलेंस शीट के अंदर इस साइड पे आपका होता है मालिकों का पैसा पहले, और मालिकों के पैसे को इस पूरे अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हम बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं गाइस? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर कैपिटल नहीं बोलते, शेयर होल्डर्स के फंड्स बोलते हैं। देखो राइट डाउन बाद में कर लेना, पहले इसको सीखो क्या कर रहा हूं मैं। आप मुझे बताओ लाइबिलिटी साइड के अंदर इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स होते हैं कि नहीं होते? मतलब मालिकों का पैसा होता है, इसके पार्ट होते हैं कौन? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं, समझ रहे हो? वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक में आना है। अभी आप बस इतनी बात याद रखो कि मालिकों के पैसे को यहाँ पे बोला जाता है इक्विटी और शेयर होल्डर के फंड्स। इतनी बात आप याद रख सकते हो ना, तो इतनी बात को याद रखो बस। इसके बाद दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो कि लंबे समय की लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि डिवेंचर्स, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स, है ना भाई। तो ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बोल दिया मैंने वो। अभी देखो भाई अगली होती है करंट लायबिलिटीज, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, यानी ये तो हमको चाहिए रहती है। बैलेंस शीट की खास बात क्या है कि दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं। दोनों साइड का टोटल क्या रहता है? इक्वल रहता है। अभी एसेट साइड पे देखो, ये साइड एसेट साइड होती है, राइट हैंड साइड। इसके अंदर दो तरह के एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। सॉरी करंट एसेट, सॉरी क्या होते हैं? करंट एसेट्स। दो तरह के एसेट होते हैं। अब आपको करंट एसेट चाहिए रहता है। अब एक बात बताओ, हमको ये तीनों आइटम गिवन है, यहाँ से नॉन करंट एसेट्स गिवन है, तो आप तीनों में से नॉन करंट एसेट्स को अगर माइनस कर देते हो तो क्या आपके करंट एसेट्स ही निकल सकते हैं? फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ऐसे भी तो समझ में आ रही है। अगर आपके ये दोनों गिवन है और यहाँ से ये दोनों गिवन है, तो क्या माइनस करके आपका आंसर नहीं निकल सकता? आ सकता है। अब कुछ फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं जो कि हमारे आगे काम आएंगे, यहाँ शायद ना काम आए, पर देखो पेपर जो आएगा वो मिक्स आएगा तो काम आ सकता है, ठीक है ना। उनको थोड़ा ना पता हमने टॉपिक वाइज पढ़ाई करी है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? भाई कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कितना पैसा लग रखा है, किस किस का पैसा लगा होता है। एक मालिकों का पैसा और एक बाहर वालों का पैसा। अब देखो बाहर वालों का पैसा जो हम करेक्ट मतलब बेसिकली लेंगे वो ये वाला लेंगे, बस ये वाला नहीं लेंगे। यानी सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम बाहर वालों का पैसा कंसीडर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ का एक दूसरा नाम भी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ का एक दूसरा नाम भी है। वो दूसरा नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है डेट।
क्या है? डेट। अगर आपको डेट निकालना है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटी उसमें नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस में करंट लायबिलिटीज़ आपका बन जाता है टोटल लायबिलिटीज़, टोटल डेट। क्लियर है बात? नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस में करंट लायबिलिटी आपका क्या बन जाता है? टोटल डेट। ठीक है गाइस? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो गया यहाँ पे इक्विटी, यानी कि मालिकों का पैसा, प्लस में डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है बात? इक्विटी प्लस में डेट आपका क्या रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है और ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो इस साइड में से अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो तो करंट लायबिलिटी निकल आती है। ईजी हो गया? क्लियर है बात? इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम? डेट, टोटल डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर आपने माइक म्यूट करा हुआ है। टोटल डेट कहते हैं इसको। क्लियर है गाइस? और इन दोनों को क्या कहते हैं गाइस? टोटल एसेट्स। इक्विटी प्लस डेट को क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये बेसिक अगर चीज़ें आपको याद रहेंगी कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ये सब होते हैं, तो उसके बाद आपको हार्डली कोई दिक्कत आने वाली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना? बाकी तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, रेशियोज में दे रखा है कुछ, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। मेजर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो यही सब है। ठीक है जी? टोटल डेट क्या होता है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, उनके जार्गन्स है जो, वो आपको हमने क्लियरली बता दी। तो ये आपका करंट रेशियोज का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हमने कर दिए। इसके बाद अगली रेशियोज हमारे पास आती हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या आती है? और इनका जो मेन हेड है, पहले मेन हेड के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो मेन हेड है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सी रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो। ये है मेन इनका हेड, और इसके अंदर सबसे पहली एक रेशियो आती है डेट टू इक्विटी रेशियो। नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा इस रेशियो के अंदर, कि भैया डेट ऊपर है और इक्विटी डिनोमिनेटर में। क्लियर है बात? अब डेट कैसे निकालेंगे? डेट मतलब क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो डेट का जो फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं, सब फॉर्मूला, वो सब फॉर्मूला होगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वैसे इसमें 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है? डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स भी आते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी आती हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन अभी यहाँ पे हम सीखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में गिवन होता है, प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये आपका डेट का कंपोनेंट रहता है, सब पार्ट्स उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है बात? सॉरी, ये प्रोविजंस है। और इक्विटी, इक्विटी मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, तो अब बता देता हूं मैं। देखो इक्विटी के 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे 3 पार्ट्स होते हैं। शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। जो बैलेंस शीट आप पढ़ते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसमें है। पर यहाँ पे क्या काम आता है? यहाँ पे 2 आइटम काम आती है 99.9%। वो है एक शेयर कैपिटल, और दूसरी है आपकी प्लस में आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब इनके भी सब पार्ट्स हैं, इनके भी क्या है? सब पार्ट्स हैं। भैया कौन से सब पार्ट्स? देखिए शेयर कैपिटल ना 2 टाइप की होती हैं, जो आप बोल रहे थे।
इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी आपने कंफ्यूज नहीं होना इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल से। इक्विटी पूरी की पूरी जितने मालिकों का पैसा वो सब है, इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। समझ गए? इक्विटी शेयर कैपिटल क्लियर है? अब यहां पे आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दो टाइप की कैपिटल आपकी होती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में काफ़ी सारे टाइप ऑफ रिजर्व्स हैं, जैसे कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपका पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका जनरल रिजर्व, एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट का भी एक रिज़र्व रखते हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स रहते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये सब आपके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? तो इन डिटेल भी हम लोगों ने पढ़ लिया भाई ये क्या होते हैं, और वैसे भी पढ़ लिया, कोई डाउट इसमें? अब अगर क्वेश्चन के अंदर देखो, हमने बैलेंस शीट सीख ली है, हमको चाहिए ये और ये। अब क्वेश्चन में ये दोनों गिवन है, ये दोनों भी गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों में से यानी टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस कर देता हूँ, तो क्या मेरा इक्विटी नहीं निकल के आता? आता है। मान लीजिए इक्विटी गिवन है, ठीक है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है और ये भी गिवन है सारे के सारे, तो माइनस करके आपकी करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी आ सकती है। तो अगर बैलेंस शीट सीख ली तो क्या फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है? अलग अलग 3-4 बुक्स में देखोगे 3-4 फॉर्मूले और दे रखे हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं, बन जाते होते हैं। याद क्यों करना भाई? वो क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। याद नहीं करना उसको बिल्कुल, मतलब आप इजी में रहें। ठीक है ना भाई? तो थोड़े टाइम में इसका हम आपको क्लैरिटी और दे देंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज हम लिख लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो पे कुछ है, बट डेट इक्विटी रेशियो का दूसरा नाम क्या है? डेट इक्विटी रेशियो का दूसरा नाम है लेवरेज रेशियो। क्या नाम है? लेवरेज रेशियो। लेवरेज का मीनिंग क्या होता है? लेवरेज का मीनिंग होता है, देखो डेट जो है ना सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, सबसे सस्ता, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। अब गाइस, अगर आपको पैसा चाहिए और आप मालिक ऐड करते जाओगे, तो जो पुराने मालिक हैं उनको कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आप बाहर से पैसा लोगे तो वो सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो जो एग्जिस्टिंग मालिक है तो उनको उस पैसे से फ़ायदा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसको इन डिटेल हम अलग से एक वीडियो में कवर कर लेंगे, व्हाट इज़ लेवरेजिंग। एंड क्लास जो हमारा सेकंड टर्म होगा उसमें फाइनेंशियल जो बिज़नेस के चैप्टर हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल जो भी एक चैप्टर है अपना, उसमें हम कवर अप कर लेंगे। बाकी हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। तो डेट इक्विटी रेशियो को हम क्या कहते हैं? लेवरेज रेशियो। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब कौन सी रेशियो जो है डेट इक्विटी के अंदर वो सेटिस्फैक्ट्री होती है? तो डेट इक्विटी रेशियो जो सेटिस्फैक्ट्री होगी, क्वेश्चन नंबर 2, तो सेटिस्फैक्ट्री रेशियो होती है 2:1। डेट इक्विटी की सेटिस्फैक्ट्री रेशियो क्या होती है? 2:1। सॉरी, क्लियर है गाइस? पक्की बात है। अब इसके बाद अगली रेशियो पे आते हैं।
अगली जो दूसरी टाइप की रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, दूसरी टाइप की रेशियो का नाम है प्रोपराइटरी। प्रोपराइटरी से पहले ना टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो नाम से ही पता चल रहा है रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, याद करने की जरूरत है। No. तो फॉर्मूला हमारा होगा टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। क्लियर है। टोटल एसेट्स क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स। सिखाने का इसके अंदर कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगली रेशियो पे आ जाते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब भैया इसके तो नाम से पता नहीं लग रहा है, हमको याद कैसे रहेगा। तो अभी फिक्र मत करो। आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या था भाई, डेट अपॉन में इक्विटी, यही था। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या था भाई, Total assets upon debt. अब एक बात बताओ, डेट से डेट कट गया, नहीं, टोटल एसेट्स नीचे आएगा। तो जो प्रोप्राइटरी रेशियो होगी वो भी आपस में कटेगी, ये देखो कट गया, और इक्विटी को ऊपर रखना पड़ेगा तभी कटेगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ये होगा, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। याद रहेगी बात, क्लियर है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ये सब मेथड करने का तरीका वही है। इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, ये होती है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी अपॉन में टोटल Assets. एसेट्स। क्लियर है गाइस। तो ये रिलेशनशिप दिखाता है प्रोप्राइटर का कितना फंड लगा हुआ और उसके पास कितने एसेट्स हैं। क्लियर है बात। इसके बाद जो इसके अंदर फोर्थ रेशियो आती है, 4 रेशियो कर लिया हमने। फोर्थ रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आप कितना कमा लेते हो, कि आप अपना इंटरेस्ट कितनी बारी कवर कर सकते हो। ठीक है जी, कितनी बारी आप अपना रेशियो मतलब इंटरेस्ट कवर कर सकते हो अपनी अर्निंग से। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर Interest and tax. एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। और ये निकलेंगे कहाँ से, आपको डिवेंचर दे रखे होंगे, उसके पीछे उसकी परसेंटेज दे रखी होगी, 9% डिवेंचर 1 लाख के, तो 9% 1 लाख का 9,000 बनता है, वो उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है। एंड गाइस जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं वो कैसे निकलेंगे भाई, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेंगे भैया, कहाँ से निकालने पहले ये तो बताओ। हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, आफ्टर इंटरेस्ट अच्छा देखो, जब बिफोर दे रखा था तो आपने पहले क्या माइनस करा होगा, और फिर क्या माइनस करा होगा, टैक्स। इसमें उल्टा होगा। पहले माइनस किया होगा इंटरेस्ट बचे हुए अमाउंट पे, फिर आपने माइनस किया होगा टैक्स, एंड फिर फाइनली आपके पास आया होगा आफ्टर। इनके क्वेश्चन अलग से हम करेंगे डिस्कस वीडियो के अंदर अलग से। अब इसके अंदर आपको जब भी बिफोर निकालना हो, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो पहले टैक्स ऐड होगा, फिर जो अमाउंट आएगा फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर आप इंटरेस्ट ऐड करके टैक्स ऐड करने लगोगे कभी आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है जी, तभी आप बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचेंगे। तो ये हो गई हमारी सॉल्वेंसी रेशियो एक बारी ग्लांस में कवर। एंड आपको एक एक आइटम कहाँ से मिलेगी ये पता है। ठीक है जी, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस भी हमने आपको बता दिए कहाँ से मिलेंगे। चलो जी अगला देखो, यहाँ पे अगली रेशियो हमारे पास है वो है एक्टिविटी रेशियोज। कौन सी रेशियो,
अब इसके अंदर जो पहली रेशियो हमारे पास अवेलेबल है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स के दो पार्ट होते हैं, एक डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल। तो इसको डेटर टर्नओवर रेशियो कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बिल्स रिसीवेबल नहीं दे रखे हो तो कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो निकालो। बच्चा कहता है सर कराया नहीं था, कराया था, सोचो तो सही। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर क्या होती है? टोटल सेल्स। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल कब क्रिएट होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल तब क्रिएट होते हैं जब आप उधार में सेल करते हो, उधार में सेल करते हो। तो गाइस फॉर्मूला क्या रहेगा? उधार की सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कैश वाली से तो क्रिएट नहीं होता ना। रेवेन्यू क्या होती है? सेल्स ही होती है ना। टर्नओवर क्या होती है? सेल्स ही होती है ना। तो उधार की सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एक गाइस अपना ना एक क्वेश्चन रह गया था एमसीक्यू का कि एक सेटिस्फैक्ट्री जो या आइडियल कह लो, आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या रहती है? वो रहती है 6 to 7 टाइम्स। क्या रहती है? 6 से 7 टाइम्स। क्लियर है गाइस? और इंटरेस्ट जो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है ओनली ऑन लॉन्ग टर्म, क्योंकि फिक्स्ड है। शॉर्ट टर्म वाली तो 6 महीने या 6 महीने बाद शायद वो इंटरेस्ट नहीं है। ओनली ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था डिबेंचर्स का। तो क्वेश्चन आ जाए क्या शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट भी कवर होता है? नहीं, वो नहीं होता। क्लियर है बात? फिक्स्ड वाला होता। चलो वापसी आते हैं अपनी कौन सी रेशियो? एक्टिविटी रेशियोज पे। सो गाइज ये आपके पास फॉर्मूला आ गया और आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ये आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको बता देते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी साल की शुरुआत में, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल साल के अंत में, डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। हो सकता है ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो इसके लिए अभी मैं आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा, जिससे कि आप इसको भी निकाल सको। वैसे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नॉर्मली कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका आ जाएगा क्रेडिट। क्योंकि टोटल सेल्स कौन सी है? उधार की सेल्स प्लस में कैश की सेल्स। तो उधार की सेल्स में से अगर कैश की सेल्स माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? टोटल सेल्स में से अगर मैं कैश सेल्स माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या बचेगी? क्रेडिट सेल्स। सिंपल लॉजिक है, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं बताई मैंने। अब अगली है ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। क्या कह रहे हो ब्रदर? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है बात? अब ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम क्रेडिट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्रेडिटर्स। अब देखो ये कब क्रिएट होंगे? जब मैंने उधार में परचेज करी होगी, तभी तो मेरे क्रेडिटर बने होंगे।
तो नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ऐसी सिमिलरली क्रेडिट जो हमने सेल्स ली थी वो भी नेट थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो बाय डिफॉल्ट रहता है अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स तो समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल को हम टोटल ट्रेड पेएबल्स कहते हैं। एंड ओपनिंग वाले लो प्लस में क्लोजिंग वाले लो, डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है भाई, कोई समझाने की ज़रूरत है इसको नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे तीसरी जो रेशियो रहती है हमारी वो रहती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल बताई थी क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब ये पूरी सेल्स के ऊपर होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी पूरी सेल्स। नेट ये रहेगा बाय डिफॉल्ट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अगली रेशियो के ऊपर आते हैं फटाफट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर 4 रेशियो रहती हैं। चारों रेशियो के फॉर्मूले याद करने की जरूरत है नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है, उसको कहने की जरूरत क्या। अब देखो यार गाइस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बेसिकली लेना देना किससे होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पीछे हमारा खाली रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ कॉस्ट क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री एट कॉस्ट होती है ना, इन्वेंट्री एट कॉस्ट होती है और इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बनाती भी है। उसका जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर इन्वेंट्री का बड़ा रोल होता है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद रखनी है इस बात को हमें। अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी। अब एक बात बताऊं, एक एमसीक्यू क्वेश्चन फटाफट दिमाग में आया है, वो कर लेते हैं। Which ratio indicates ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी आप कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम कर पाते हो, कौन सी रेशियोज दिखाती है। कौन सी रेशियोज दिखाती है, नहीं, आंसर रहेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कम सामान के अंदर ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। एक तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक हो गई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एमसीक्यू आ सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दोनों रेशियो दिखाती है। क्लियर है बात। अब गाइस क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया क्वेश्चन कैसे आता है, बात को समझ लो। अगर आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल को समझ लिया, ठीक है, और अभी वर्किंग कैपिटल एंड इसके लिए तो मतलब बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने समझ लिया तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बिना किसी फॉर्मूले को याद करे आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, हम पहले बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट।
यानी खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अभी। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट के आप मुझे एक बात बताओ, क्या लिखते थे सबसे पहले यहाँ पे हम? ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, या फिर नेट परचेज लिख लेते हैं इसको, परचेज रिटर्न अपने आप माइनस हो गए। यहाँ पे होता है बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, इसको भी नेट लिख लेते हैं, सेल्स रिटर्न माइनस हो गए। यहाँ पे क्या होता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। इतना नेट में प्रॉप क्यों आ रहा है ये? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो यहाँ पे टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद जब आप इन सबको इनमें से माइनस करते हो आपका क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब कुछ आता है कि नहीं आता? अब क्वेश्चन के अंदर आपको सैलरीज गिवन होगा, क्या सैलरीज ट्रेडिंग का पार्ट है? नहीं है, तो उसको इग्नोर करना है। मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा होगा, क्या वो इसका पार्ट है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी दे रखा होगा, क्या एक्सपेंस है? नहीं। यहाँ पे फैक्ट्री की पावर आती है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते हैं सारे बस। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है भाई? कितने का सामान बना? भाई ये सारे खर्चे हमने किए हैं ना। अगर मैं बात करूं भाई ये सब तो मैंने खर्चे किए हैं कि नहीं किए, उसमें से जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बच गया, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। यानी COGS का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। या फिर एक बात बताओ, सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? यहाँ से ये वाला एरिया बचेगा और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होकर आपका COGS बन जाता है। यानी हमारा COGS का एक और फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस प्रॉफिट। ये सेल्स क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो बेसिक बचपन से करते आ रहे हो। ये भी आपका COGS का फॉर्मूला हो जाता है। तो क्लियर है? ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो। मान लो COGS गिवन है, सेल्स गिवन है, इधर उधर करके आप निकाल सकते हो चीज़ों को। क्लियर है बात? डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो, रेशियोज में गिवन हो तो भी निकाल सकते हो। क्लियर है बात? या फिर कह रखा है इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है, तो यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्लस का है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस का है। क्लियर है? इसमें क्या दिक्कत है? वाइज वर्सा। क्लियर है गाइस? तो ये आपका हो गया भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। अब एक फाइनल रेशियोज बची है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सी रेशियोज? फाइनली एक रेशियोज बची है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर जो रेशियोज है टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एक होती है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। और एक होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। और एक होती है ऑपरेटिंग रेशियो, इसके अंदर आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में सेल्स।
और एक फाइनली कौन सी होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 5 रेशियोज आपके आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। क्लियर है? इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है जो रिसेंटली अपलोड भी किया था हमने, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इस चीज़ को हम उसमें कवर करेंगे। क्लियर है गाइस? तो अभी यहाँ पे समाप्त होता है हमारा, ठीक है ना गाइस। एंड ये सारी रेशियोज इंटू 100 में होती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली, इस बात का याद रखना। क्लियर है गाइस? तो अभी समाप्त करते हैं इसको।